मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कार्डियोमायोपैथी की तीसरी टाइप। कौन सी है ये? रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या फिर ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी या फिर इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी। इसको पहले समझ लेते हैं। नाम जो दिए गए हैं किसी वजह से ही नाम दिए जाते हैं किसी भी चीज के। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन हो जाना। ऑब्लिटरेटिव का मतलब है ऑब्लिटरेशन पैदा हो जाए, यानी जो ल्यूमेन है, जो खाली जगह होती है, वहां पर क्या हो जाए, उसमें कमी आ जाए। जैसे कि ट्यूब है, पाइप है, उसके अंदर जो मान लिया पानी का बहाव वाला पाइप है, तो उसमें अगर जो जगह है अंदर वो पाइप दब जाए तो उसके अंदर जो ल्यूमेन होगा वो कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे ऑब्लिटरेटिव टाइप, उस तरह का। इनफिल्ट्रेटिव का मतलब होगा कुछ सेल्स ऐसे हैं, जैसे आपने इन्फ्लेमेशन पढ़ा था, तो इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स होते थे, कहीं पर इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पर बार बार आपने किताबों में पढ़ा होगा इनफिल्ट्रेटिव इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो इसमें भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फ्लेमेशन होता है या फिर दूसरे सेल्स का भी यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि क्या होता है ये। रिस्ट्रिक्शन इन द वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यू टू रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स। कह रहे हैं कि वेंट्रिकल के वॉल्यूम के घटने की वजह से, वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम होता है अपना, एक जो खाली जगह होती है, उसके उसकी कमी की वजह से जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होना चाहिए, यानी वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड आना चाहिए हार्ट में, जो अब मैं आपको ऐसा हार्ट बना दे रहा हूँ वॉल्यूम के लिहाज से, ये एट्रिया हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए। कह रहे हैं वेंट्रिकल की जो क्या हो जाए, वॉल्यूम घट जाए, इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अभी इतना बड़ा है, क्या हो जाए, ये इतना सा रह जाए, तो क्या होगा, रिडक्शन हो गया ना इसके वॉल्यूम में। तो इसके वॉल्यूम के घटने की वजह से तब ब्लड भी कम इसमें आएगा। तो इसी वजह से वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है, यानी वेंट्रिकुलर का भरना, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन पैदा हो जाए, उसमें सीमित, यानी कुछ ही अमाउंट में ब्लड भर पाए, जितना नॉर्मली होना चाहिए तो उतना ना आ पाए। अब हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये 4-5 तरह का इसमें दिया गया है। कार्डियक अमाइलोइडोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, लोफलर्स एंडोकार्डाइटिस, और फ्यू अदर फॉर्म्स भी हैं जिसके अंडर में 3-4 और हैं जो अलग से बताए गए हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कार्डियक अमाइलोइडोसिस। अब हम देखेंगे कार्डियक अमाइलोइडोसिस। कार्डियक अमाइलोइडोसिस जो होता है वो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस के नतीजे में होता है। यानी किसी भी व्यक्ति पर्सन के अगर अमाइलोइडोसिस है, जनरली उसकी पूरी बॉडी में अमाइलोइडोसिस हो रहा है, तो वो हार्ट में भी होगा। अब आप समझ लें अमाइलोइडोसिस होता क्या है। अमाइलॉइड का बनना अमाइलोइडोसिस होता है। अमाइलॉइड क्या होता है, अमाइलॉइड इज डिपॉजिटेड इन द इंटरस्टिशियम एंड कंस्ट्रिक्ट्स द मायोकार्डियल फाइबर्स। जो हमारा मायोकार्डियम होता है, जो हार्ट की मसल होती है, उसके जो फाइबर्स होते हैं, उनका जो इंटरस्टिशियल स्पेस है मायोकार्डियम के अंदर, उसमें ये अमाइलॉइड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, आकर के डिपॉजिटेड हो जाता है। उसके डिपॉजिट होने की वजह से उसके जो फाइबर्स होते हैं मायोकार्डियम के, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से ये होगा कि अब हमारा जो हार्ट है वो सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पाएगा। अब किसी भी चीज को आप कंस्ट्रिक्ट करा दें, जबरदस्ती सिकुड़न पैदा करा दें, और तो क्या होगा, वो चीज रिलैक्स नहीं कर पाएगा सही से। तो इसी में यही हो रहा है कि अपने आप ये जो नॉर्मली रिलैक्सेशन होगा वो उतना नहीं हो पाएगा। अमाइलॉइड, आप सोच रहे होंगे कि अमाइलॉइड की बात हुई, होता क्या है। आपको बता दें कि एक ये फाइब्रिलर इनसॉल्युबल प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। यानी कि ये एक फाइब्रिल है। फाइब्रिल मतलब एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं किया जा सकता। ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, प्रोटीन का बना हुआ एक धागा होता है, फाइब्रिल होता है। तो उसी को हम अमाइलॉइड बोलते हैं। इसी चीज का डिपोजिशन जब होता है तो उसको हम अमाइलॉइडोसिस बोलते हैं। अगर ये हार्ट में हो रहा है तो उसको हम कार्डियक अमाइलॉइडोसिस बोल देंगे। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, इसका टाइप एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। एंडोकार्डियल के नाम से पता चल रहा है कि एंडोकार्डियम में क्या हो रहा है, फाइब्रोइलास्टोसिस हो रही है। फाइब्रोइलास्टोसिस। अच्छा, सबसे पहले देख लेंगे किसमें होता है और उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। ये अधिकतर
छोटे बच्चों में देखा गया है, बड़ों में भी होता है लेकिन बहुत कम। 2 साल से कम के बच्चों में ये ज़्यादा होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स जो इन्फेंट्स में देखे गए हैं, जो छोटे बच्चे अभी पैदाइश हुए हैं इनकी 2 साल से कम के जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि सडन ब्रेथलेसनेस, अचानक से जो है साँस में प्रॉब्लम होगी उन्हें, ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, साइनोसिस होगी, बॉडी में जो है ब्लू कलरेशन होने लगेगा, कार्डियक फेलियर होगा, कार्डियक फेलियर हो सकता है और यहाँ तक कि वो डेथ भी हो सकती है उनकी। अब हम इसकी इटियोलॉजी की तरफ चलते हैं। इसकी इटियोलॉजी में कुछ थ्योरीज बताई गई, क्योंकि हम पहले ही इसको पढ़ा कि कार्डियोमायोपैथी का इटियोलॉजी अननोन होती है, इसीलिए तो उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे भी थ्योरी दी गई हैं, क्या सही है, कितनी सही है, ये आप लोग जज करेंगे। पहली एक ये थ्योरी दी गई कि जो बच्चे इन्फेंट्स होते हैं उनमें इस सीएमपी के रिस्ट्रिक्टिव वाले होने की वजह ये है कि ड्यू टू इंट्राइन एंडोकार्डियल एनोक्सिया, अगर ऐसा एनोक्सिया हो जाए, उसको एनोक्सिया का मतलब यही होता है कि कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरी तरह से ना मिले, 0% ऑक्सीजन अवेलेबल। कहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, एंडोकार्डियल एनोक्सिया की बात हो रही है, यानी एंडोकार्डियम में ऑक्सीजन का सप्लाई ना पहुंच पाए, 0% हो जाए, तो उससे भी रिस्ट्रिक्टिव वाला कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, फिर वो वहीं से उसके सेल्स जो होंगे उसमें चेंजेस आएंगे, तो रिस्ट्रिक्शन पैदा होगा। एडल्ट्स में क्या होगा, एडल्ट्स में क्या माना गया थियरी कि बड़ों में क्या होता है, वो लीजन्स यानी वो खराबियां हार्ट में जिनकी वजह से एनोक्सिया की वजह से अगर जो पैदा हुई हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी की, अब असल में तो एनोक्सिया वर्ड अभी यूज ही नहीं किया जाता है, एनोक्सिया का मतलब होता है 0% ऑक्सीजन, अब इसकी जगह पे हाइपोक्सिया यूज किया जाने लगा है कि कुछ परसेंटेज तो ऑक्सीजन मौजूद ही होगा, ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी है एनोक्सिया। लाइक एनोमलस कोरोनरी आर्टरी, कह रहे हैं कि कुछ वजह है, जैसे कि एनोमलस कोरोनरी आर्टरी है किसी बड़े में, एनोमलस का मतलब ये होता है कि जो चीज नॉर्मल हो, वो नॉर्मल होना चाहिए थी लेकिन वो वैसी नहीं है, बॉडी में जो डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए, जो चीज जहां पे हो जैसी हो, अगर वैसी नहीं है, एबनॉर्मेलिटी के साथ आदमी पैदा हुआ, तो उसको हम एनोमलस लगा करके आगे उसका लिख देंगे जिस चीज में खराबी पैदा होगी। इसमें क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी में उसके डेवलपमेंटल डिफेक्ट पैदा हो गया, कुछ इस तरह से पैदा हो गई कि वो नॉर्मल से अलग हो गई, यानी इस तरह से उसका जो बनावट है, ब्रांचिंग ऐसी हुई कि पूरे हार्ट को सप्लाई ही नहीं दे रही है, यानी राइट वाली घूम के लेफ्ट में चली गई है या लेफ्ट वाली घूम के राइट में चली गई है, तो जिससे क्या होगा कि हार्ट की जो मसल वॉल है, मायोकार्डियम है, पूरी जो मसल है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, एनोक्सिया डेवलप हो रहा है, तो एनोक्सिया की वजह से क्या होगा, वहां पर लीजन्स आएंगे, खराबी पैदा होगी और वहां के सेल डेथ होने लगेगी। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स की वजह से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि ग्लूकोज का इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल दिया जाता है कि ग्लूकोज का कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज का जो एनर्जी प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना ना हो, तो बॉडी को कम मिलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में गड़बड़ी होने की वजह से, तो मायोकार्डियम को अगर नहीं मिल पाएगा पूरा एनर्जी, हर सेकंड उसको हर सेकंड चाहिए है, तो क्या होगा, ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैथी पैदा हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। दूसरी ये थियरी है कि हीमोडायनेमिक प्रेशर के ओवरलोड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हीमोडायनेमिक प्रेशर ओवरलोड का मतलब ये इसमें एक बताया कि कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा कैसा होता है कि आपने देखा, जब एओर्टा एओर्टा में क्या हो कि रास्ता जो है उसका पतला हो जाए, दबाव हो जाए, कोएक्टेशन का जो मतलब होता है वो होता है कॉम्प्रेस्ड और कॉन्ट्रैक्टेड, कोई चीज दबी हुई है या कॉन्ट्रैक्टेड है, किसी भी वजह से हो, वजह आप अलग से पढ़ेंगे, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। यानी जो रास्ता भी जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं, ये पतला हो जाए, ठीक है, तो पतला होने की वजह से क्या होगा, पीछे से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ से वेंट्रिकल तुम्हारा, इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल मान लेते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड क्या हो, यहाँ पे दबाव बन रहा है, तो प्रेशर पीछे की तरफ मारेगा ना, तो यहाँ पर इसमें रिस्ट्रिक्शन पैदा होगा, इसमें चेंजेस आएंगे जिससे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकता है, क्योंकि ओवरलोड हो रहा है, इसको प्रेशर जो है इस पे ज्यादा पड़ रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी इसका जो है कॉज माना गया है।
कुछ लोग इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू में खराबी आई है वहां पर, ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी मानते हैं कुछ लोग। कहते हैं कि लिम्फेटिक्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उनका रास्ता लिम्फेटिक का बंद हो जाएगा, तो भी रिस्ट्रिक्टिव वाला जो है कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकता है। इसमें एक और इटियोलॉजी बच गई है, वो है कि मायोकार्डियल इंजरी हो जाए। जैसे कि कह रहे हैं कि थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से, थायमिन एक तरह का विटामिन है, जब थायमिन की कोई कमी हो जाती है, कह रहे हैं कि तो उसकी थायमिन की डेफिशिएंसी से ये होता है कि मायोकार्डियल इंजरी होती है। जो मायोकार्डियम मसल है उसमें इंजरी पैदा हो जाएगी अगर ये इसकी बहुत ज्यादा सीवियर डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो उससे क्या होगा, इंजरी की वजह से यही बाद में धीरे धीरे कार्डियोमायोपैथी डेवलप करा सकता है। अब हम इसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। अब हम ये देखेंगे, पहला जो ग्रॉसली, इसका जो फीचर ग्रॉसली अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसको अब सही तरह से ढंग से समझ में आएगा। जब तक हमें उसकी मार्फोलॉजी ना पता चले कि क्या बदलाव आया होता है, तो अब तक वो चीज समझ में नहीं आती है। इसमें क्या चेंजेस आते हैं हमारे एंडोकार्डियम में, डिफ्यूज और पैची, डिफ्यूज होगा या पैची होगा, रिजिड, टफ यानी सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, पर्ली व्हाइट, मोती जैसा सफेद, थिकनिंग ऑफ द म्यूरल एंडोकार्डियम। मैं आपको इसको पूरा एक डायग्राम के जरिए समझाना चाहूंगा कि ये आपका जो है हार्ट है, किसी तरह से बदकिस्मती से आर्ट नहीं अच्छी है, फिलहाल आप लोग काम चलाइए इसी से। ये देखो, ये चैम्बर्स हैं 1 2 3 4। इसमें क्या होता है कि हार्ट तो एनलार्ज हो जाता है, हार्ट एनलार्ज होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर इज डिक्रीज्ड। इनका जो वॉल्यूम है वो घट जाता है। वो कैसे घटता है, इसमें ये थिकनिंग आ जाती है म्यूरल एंडोकार्डियम में। म्यूरल का मतलब वॉल में, इसकी जो वॉल है एंडोकार्डियम की, जो वॉल है एंडोकार्डियम जो है खुद, इसमें थिकनिंग आ जाती है, ये चीज जो है थिक हो जाती है। जिससे क्या होता है, थिकनिंग आने से ये जो एरिया है कम हो जाता है। इसमें थिकनिंग आने से एक चीज और होती है, मेन चीज जो होती है वो है, इसमें सख्ती पैदा हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है। तो यहाँ पे किस चीज का डिपोजिशन हो रहा है, क्या बनेगा, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिक फीचर में ग्रॉसली ये देखेंगे। यहाँ पे जो पैचेस बनेंगे वो डिफ्यूज होंगे या पैचिंग होंगे। डिफ्यूज का मतलब होगा ऐसा कोई लीजन बने जिसका जो बाउंड्री हो वो क्लियर ना हो। पैची का मतलब होता है पैच जैसा बन जाए, हाँ इतना बड़ा पैच है, मतलब इतने में लीजन बना है। डिफ्यूज में क्या है कि ऐसे पूरा इधर उसमें कोई बाउंड्री क्लियर ना हो तो उसको हम डिफ्यूज बोलते हैं। रिजिड यानी ये हार्ड है। पर्ली व्हाइट इसका कलर बताया गया है। थिकनिंग हो जाती है इसकी, जब ये हमारा हार्ट रिलैक्स करता है डायस्टोल के दौरान, तो उसमें ब्लड आकर के यहाँ से जो है अट्रिया से अंदर एकोमोडेट करता है, आता है, लेकिन ये रिलैक्स ही नहीं कर पाता है एज यूजुअल जितना करना चाहिए, ये हार्डनेस की वजह से। तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम उसका उतना नहीं हो पाता है कि जो नॉर्मल इसमें ब्लड आ पाए। तो यही इसी वजह से इसका नाम रिस्ट्रिक्टिव रखा गया है। तो हम अभी जो देख रहे हैं वो एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, सबके अलग अलग नाम इस वजह से, जिसमें मटेरियल जैसा डिपॉजिट हो गया उसका नाम वैसा रख दिया गया। यहाँ पे क्या होता है कि कोलेजन फाइबर और इलास्टिक टिश्यू, इनका डिपोजिशन होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो ये टिश्यू पाए जाते हैं, कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू, इनका बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन और प्रोलिफरेशन यहाँ होने लगता है। तो इसके डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे थिकनेस आ जाती है और ये स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, पर्ली व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, रिजिड हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेमेशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे इसका, एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस। कोई भी चीज जब हम पढ़ा करें उसके नाम पर ज्यादा ध्यान दिया करें। इससे पहले जो हमने पढ़ा था एंडोकार्डियल, शायद था एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस था, ये क्या है, एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस। इसमें एंडो भी है, मायो भी है, कार्डियल तो जानते हैं हार्ट को बोलते हैं, फाइब्रोसिस यानी फाइबर का डिपोजिशन, यानी एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, इन दोनों जगह पर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए नाम रखा गया है। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। सीन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, यानी नौजवानों में और बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। इट लीड्स टू
इसके अगर ये किसी को हो गया है तो इसका ये नतीजा बाद में ये होगा कि ये हार्ट फेल की कंडीशन डेवलप करा सकता है। कौन सी वाली? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करा सकता है। अब हम इसकी इटियोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। इसमें कहा कि इटियोलॉजी क्लियर नहीं है। जैसे ये बात हम कहीं किताब में पढ़ते हैं तो फिर हमारा मन नहीं होता है कि क्लियर भी नहीं है और पढ़ा भी रहा है, लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अब एज अ सिलेबस। कह रहे हैं मे बी कॉज्ड बाय, कह रहे हैं हो सकता है, तुक्काबाजी करने लगे कि हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ हो, न्यूट्रिशन नहीं सही मिला उसको, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ये भी कह रहे हैं कि हैवी कंजप्शन ऑफ बनाना, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में केला खाने से भी हो सकता है। अब केले का क्या फंडा है, वो ये है कि सेरोटोनिन बहुत ज्यादा होता है केले में, इसकी वजह से ये शायद एंडो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस यानी ये फाइबर का डिपोजिशन करा देता होगा। क्लियर नहीं है। अब हम इसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स देखने जा रहे हैं एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस के। इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस नाम आ गया तो आप समझ जाएंगे फाइब्रस का डिपोजिशन होगा। फाइब्रस स्कैरिंग ग्रॉसली देख रहे हैं, फाइब्रस स्कैरिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम एंड इनर मायोकार्डियम। जितना मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको गौर से पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम भी पास कर ले जाएंगे और नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। रही बात नोट्स की, वो लोग जो शिकायत करते हैं मुझे नोट्स मेरे पास नहीं है, नोट्स चाहिए, जो मैं ये लिखा रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बाद में लिख लें, फिर आप उसको अपनी भाषा में चाहे बदल लें या फिर एज इट इज रख दें, तो भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। फाइबरस स्कैरिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम, कह रहे हैं कि वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल का एंडोकार्डियम, और इसमें क्या क्या शामिल होता है, जो हमारा हार्ट है एंड उसकी एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम का अंदरूनी हिस्सा, ठीक है, लेकिन ये वेंट्रिकल की बात हो रही है, वेंट्रिकल का एंडोकार्डियम और वहीं का उसके अंदरूनी जो मायोकार्डियम होता है, इन दोनों जगहों में फाइबर की जो है फाइब्रस स्कैरिंग होता है, यानी स्कार टिश्यू बनता है फाइब्रस का, फाइबर के डिपोजिशन से एक पपड़ी जैसी जम जाती है, उसको हम फाइब्रस स्कैरिंग कहते हैं। एवी वॉल्व्स आर आल्सो अफेक्टेड, इसमें क्या होता है कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं उनमें भी ये चीज होती है, यानी फाइबर स्कैरिंग इनमें भी देखने को मिलेगी, ये भी अफेक्टेड रहेंगे। वॉल्यूम ऑफ चैम्बर्स इज डिक्रीज्ड, इसकी वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम जितना होना चाहिए, मैंने इससे पहले बनाकर दिखाया बड़ा छोटा, तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। वॉल्यूम घटने से क्या होगा, पूरा ब्लड अंदर नहीं आएगा, पूरा ब्लड ही नहीं आएगा तो फिर बाहर कैसे जाएगा, तो इससे ब्लड जो है कम आएगा वॉल्यूम ऑफ चैम्बर्स में, जो वॉल्यूम का चैम्बर है वो घटा हुआ होगा। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने पर पता ये चला कि जो नॉर्मल टिश्यू होता है हमारा वेंट्रिकल्स का, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है, टूट फूट होने लगती है, और उसमें रिप्लेसमेंट हो जाता है किस चीज के जरिए, फाइब्रस टिश्यू के जरिए। वहां पर जो डिपोजिशन होगा, रिप्लेसमेंट होगा, नॉर्मल टिश्यू हट जाएगा, उसकी जगह पे हमें फाइब्रस टिश्यू मिलेगा। वही चीज यहाँ पढ़ी थी, उसको अब हम माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें दिखाई देंगे। इससे पहले वाले जो हमने पढ़े थे टाइप्स, उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं दिख रहा था, इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं थे। इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होंगे, और दूसरी चीज ये नहीं होंगे, इलास्टिक टिश्यू नहीं होगा। इससे पहले वाला जो पढ़ा था हमने, उसमें इलास्टिक टिश्यू था, कोलेजन फाइबर था, लेकिन यहाँ पर इलास्टिक टिश्यू नहीं है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। सुपरफिशियल लेयर shows dense hyalinized connective tissue and calcification, ये जो अभी फाइब्रस स्कैरिंग होगा, इसकी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होगी, ठीक है, अगर मैं इसको काट के ऐसे सामने से ऐसे रखा हुआ हूं, आप ये समझ लिया ऐसे रखा है, ये ऐसे टिश्यू को रखा है, तो ये सुपरफिशियल लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, उसके अंदर क्या होगा, हाइलिन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा। हाइलिन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो हाइलिन का डिपोजिशन होगा उसमें, और कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। ये था हमारा इसका एंडोमायोकार्डियल का फाइब्रोसिस। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे।